हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 28 का पार्ट 3 करेंगे। ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में है और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि टॉलरेंस लेवल कैसे लिक्विडिटी रिस्क के लिए बैंक सेट करता है। तो टॉलरेंस लेवल क्या होता है कि मैक्सिमम हम कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना रिस्क झेल सकते हैं, तो उसे ही टॉलरेंस लेवल बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था, हमने भी देखा था कि फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर मैनेजिंग द लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए कौन कौन से स्टेप जरूरी होते हैं। पहला, डेवलप अ स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, यानी लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होती है। फिर दूसरा, हम सेट करते हैं टॉलरेंस लेवल और लिमिट सेट करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की, कि मतलब बैंक जो है मैक्सिमम कितना लिक्विडिटी रिस्क झेल सकता है। और तीसरा स्टेप है मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। ओके फ्रेंड, तो ये बात हमने देख ली थी पिछले लेक्चर में। हमने पहला वाला जो टॉपिक था इसके बारे में काफ़ी चर्चा की थी, कुछ बच गया था उसको इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्रेंड्स, और दूसरा पॉइंट भी इसका इसी लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क में कुछ पार्ट मतलब जो इसका इस वीडियो का जो 28 चैप्टर नंबर 28 का पार्ट 2 था उसमें हमने निपटा दिया है। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है कि कैसे लिक्विडिटी रिस्क में फॉरेन करेंसी जब होती है तो उस केस में बैंक को क्या करना पड़ता है। अगर फॉरेन करेंसीज में डील करता है कोई बैंक तो क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसीज की बात करें अगर हम, तो फॉर बैंक विथ एन इंटरनेशनल प्रेजेंस, अगर कोई बैंक है जिसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस है, मतलब दुनिया भर में उसके जो है बैंक मतलब ब्रांचेज खुली हुई हैं, विदेशों में भी हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन मल्टीपल करेंसी एड ए लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू लिक्विडिटी मैनेजमेंट फॉर टू रीजन्स। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लीजिए बैंक जो है एन में भी डीलिंग कर रहा है, युआन में भी डीलिंग कर रहा है, डॉलर में भी डीलिंग कर रहा है, यूरो में भी डीलिंग कर रहा है, तो अगर इन सभी करेंसीज में डीलिंग कर रहा होता है कोई बैंक, तो उससे क्या होता है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट में जो है कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। मतलब अब पहले हमें सिर्फ जो है एसेट लायबिलिटी में मिसमैच में कहाँ करना था, देखना था, सिर्फ रुपए में देखना था। अब ऐसा नहीं रह गया है, रुपए में भी देखना है, डॉलर में भी देखना है, यूरो में भी देखना है, जापानीज येन में भी देखना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और कॉम्प्लेक्सिटी दो कारणों से बढ़ती है। कौन कौन से दो रीजन है? पहला रीजन है फ्रेंड्स आपका, पहला रीजन है फर्स्ट, बैंक्स आर ऑफन लेस वेल नोन टू लिक्विडिटी होल्डर इन फॉरेन करेंसी मार्केट। पहली दिक्कत ये होती है कि विदेश फॉरेन करेंसी जो मार्केट होती है उसमें बैंक जो होते हैं वो अच्छी तरह से मतलब भली भांति लोगों को परिचित नहीं होते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि वेल नोन नहीं होते हैं, डाउटफुल रहते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि जैसे अभी यहाँ पर इंडिया में अगर हम बात करें, कोई ये कहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एक विश्वास है लोगों को कि हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का बैंक है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर यही जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चर्चा हम जापान की जाके मार्केट में करें, जापान की मार्केट में अगर हम यही बात कहें, तो इतने बड़े ब्रांड के रूप में एसबीआई वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एसबीआई इंडिया के लोगों के लिए वेल नोन है लेकिन फॉरेनर्स के लिए वेल नोन नहीं होता है। अब इससे दिक्कत क्या होती है कि अगर मान लीजिए किसी भी वजह से कोई र्यूमर फैलता है, ओके, कोई र्यूमर फैलता है, तो जो फॉरेनर होते हैं उनको ये आइडेंटिफाई करने में कि क्या र्यूमर है और क्या रियलिटी है, उसको आइडेंटिफाई करने में उनको दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही क्विकली अपना सारा पैसा निकालने की कोशिश करने लगते हैं फ्रेंड्स। ओके, और बैंक में लिक्विडिटी का क्रंच मच जाता है। तो इन इवेंट ऑफ मार्केट कंसर्न, especially if they relate to banks domestic operating environment, these liability holders may not be able to distinguish rumors from fact as well as quickly as domestic currency कस्टमर्स। तो मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है, हमारे बैंकिंग ऑपरेशन में कोई कंसर्न होता है, कोई दिक्कत होती है, तो जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं या जो फॉरेन करेंसी मार्केट है वहाँ पर जो लोग हैं बाई और सेल कर रहे हैं, वो र्यूमर और फैक्ट के बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते हैं, जितना कि हमारे डोमेस्टिक करेंसी कस्टमर यानी जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो कायदे से जान पाएंगे कि हाँ ये र्यूमर है, ये रियलिटी है। लेकिन विदेशियों को वो पता करने में देर लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो क्या करेंगे, पैसा जो है क्विकली निकालना शुरू कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए जो है डॉलर की विड्रॉल बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, इंडिया को मतलब हमारे देश में जो बैंक है उसको रुपए का अरेंजमेंट डोमेस्टिक तरीके से करना होगा, है ना। दूसरी दिक्कत क्या होती है, इन इवेंट ऑफ ए डिस्टर्बेंस बैंक मे नॉट ऑलवेज बी एबल टू मोबिलाइज डोमेस्टिक लिक्विड टू मीट फॉरेन करेंसी
फंडिंग रिक्वायरमेंट। तो दूसरा केस क्या होता है, दूसरा रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए किसी वजह कोई डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट होता है तो जो बैंक है हमारे देश का वो हमेशा डोमेस्टिक जो लिक्विडिटी है उसे मोबिलाइज अरेंज कर ले, ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि डॉलर में डॉलर जो है विड्रॉल बहुत तेजी के साथ हो रहा है हमारे बैंक से, और उस केस में हमें रुपया चाहिए तो हो सकता है कि लोकल में हम उतना रुपया ना अरेंज कर पाएँ जिस रुपए को हम जो है फॉरेन एक्सचेंज में जा करके कन्वर्ट करवा करके अपने जो डॉलर की विड्रॉल्स हैं उसको फुलफिल कर सकें। तो ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रेंड्स। ओके, पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जो बैंक होते हैं वो वेल नोन नहीं होते फॉरेन करेंसी मार्केट में, इसलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये दिक्कत होती है कि वो रूमर वर्सेस रियलिटी में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते हैं कि रूमर क्या है और सच्चाई क्या है। दूसरा, अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है किसी भी तरीके की अफवाह अगर रूमर बनती है तो उस केस में फॉरेन करेंसी में डॉलर चाहिए या यूरो चाहिए या एन चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, वो मतलब करेंसी चाहिए, लेकिन इंडिया में डोमेस्टिक लिक्विडिटी अवेलेबल होनी चाहिए इतनी ताकि हम जो है उसको कन्वर्ट करवा करके डॉलर में पेमेंट कर सकें। लेकिन चूंकि ज़रूरी नहीं कि बैंक हमेशा जो है ऐसा कर पाए कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी अरेंज कर पाए फ्रेंड्स। ओके, अब ऐसा किस लिए हो सकता है कि यही तो है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपके पास में लिक्विडिटी पर्याप्त नहीं होगी, कैश पर्याप्त नहीं होगा। तो हेंस व्हेन अ बैंक कंडक्ट इट्स बिजनेस इन मल्टीपल करेंसीज इट मैनेजमेंट मस्ट टेक टू की डिसीजन। इसीलिए अभी इस प्रॉब्लम को, जो दो प्रॉब्लम्स आई हैं, इनको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करना होता है, जो हमारे मतलब जो बैंक है अगर मल्टीपल करेंसीज में डील कर रहा है तो उसके मैनेजमेंट को दो डिसीजन लेने होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? पहला डिसीजन की बात करेंगे, फिर दूसरे डिसीजन की बात करेंगे। फर्स्ट डिसीजन कंसर्न द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। पहला डिसीजन क्या कहता है, मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। अ बैंक विथ फंडिंग रिक्वायरमेंट इन फॉरेन करेंसीज विल जनरली यूज वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री अप्रोचेज। अब मान लीजिए ये मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की जो बात हो रही है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो देखिए कोई भी बैंक अगर फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है तो वो तीन तरीके की अप्रोच जो है अपना सकता है फॉरेन करेंसी की डीलिंग को। पहला, इट में कंप्लीटली सेंट्रलाइज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ये क्या करेगा कि सिर्फ जो है हेड ऑफिस जो है लिक्विडिटी को मैनेज करेगा। हेड ऑफिस को ये कर देंगे कि कंप्लीटली जो है सेंट्रलाइज कर देंगे लिक्विडिटी मैनेजमेंट को, चाहे किसी भी करेंसी में डीलिंग हो, रुपए में हो, डॉलर में हो, यूरो में हो, एन में हो, किसी भी जो है करेंसी या मुद्रा में डीलिंग हो रही है वो सारा मैनेजमेंट कौन देखेगा? क्योंकि सेंट्रलाइज लिक्विडिटी मैनेजमेंट है इसलिए हेड ऑफिस ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर होल बैंक इन एवरी करेंसी, हर एक करेंसी के लिए। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है अल्टरनेटिवली इट में डिसेंट्रलाइज बाई असाइनिंग ऑपरेटिंग डिवीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन liquidity but subject to limit imposed by head office or frequent routine reporting to the head office। देखिए अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये डिसेंट्रलाइज कर दे। सेंट्रलाइज कर दिया था तो हेड ऑफिस ही सारी करेंसी में देख रहा था, डिसेंट्रलाइज कर देगा तो वो क्या करते हैं, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जैसे जो बैंक की ब्रांच जापान में है फ्रेंड्स, वो क्या करेगी, जापान से रिलेटेड जितने भी जापानीज एन के रिलेटेड जो है आपकी ट्रांजैक्शंस होगी उनको वो हैंडल करेंगे, या जापान में जो है वो उधर जो है साउथ एशिया की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी उनको खुद जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वही कह रहा है कि इट में डिसेंट्रलाइज बाई असाइनिंग ऑपरेटिंग डिवीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लिक्विडिटी। मतलब हर एक को अपनी खुद की लिक्विडिटी मैनेज करने की हमने जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन उसमें भी क्या है, सब्जेक्ट टू लिमिट इम्पोज बाई हेड ऑफिस। लिमिट जो है इम्पोज की जाएगी हेड ऑफिस द्वारा, या अगर हेड ऑफिस लिमिट नहीं इम्पोज करेगा तो फ्रीक्वेंट या रूटीन रिपोर्टिंग करनी होगी हेड ऑफिस को। यानी हेड ऑफिस को आपको बार बार बताते रहना होगा, फ्रीक्वेंटली बताते रहना होगा कि हमने इतना एक्सपोजर ले रखा है, इतना डिपॉजिट आया है, वो डिटेल्स देनी होगी। या तो हेड ऑफिस लिमिट ही सेट कर देगा कि हम एक दिन में मैक्सिमम 250 करोड़ डॉलर या जो भी है उतने का ही एक्सपोजर ले सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है। इसका एग्जांपल देखिए, एक नॉन यूरोपियन बैंक जो है, मान लीजिए हमारे देश का ही कोई बैंक है, वो नॉन यूरोपियन बैंक हो गया, वो क्या करेगा, उसका जो ऑफिस है लंदन में, वो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा लिक्विडिटी मैनेजमेंट फॉर इट्स यूरोपियन ऑपरेशन इन ऑल करेंसी। तो यूरोप में जितनी भी ऑपरेशन हो रही हैं, जिस भी करेंसी में हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी जो लंदन वाला ऑफिस है वो संभाल लेगा। तो ये फ्रेंड्स दूसरा तरीका हो गया। तीसरा अप्रोच ये हो सकता है कि बैंक में असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी इन होम करेंसी एंड ओवरऑल कोऑर्डिनेशन टू द होम ऑफिस। कहने मतलब यह है कि होम करेंसी, रुपए वाली जिम्मेदारी रुपए वाले मतलब हमारे देश में जो होम ऑफिस है उसको दे दी जाएगी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बैंक्स ग्लोबल लिक्विडिटी इन ईच मेजर फॉरेन करेंसी टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन ऑफिस इन कंट्री इशूइंग दैट करेंसी। ओके, तो इसमें और ज़्यादा बाइफर्केशन किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब क्या हो रहा है, पहले देखिए, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, हेड ऑफिस को जिम्मेदार बनाया कि हेड ऑफिस ही है वो, चाहे लंदन में हमारी ट्रांजैक्शन हो रही हो
चाहे जापान में हो रही, चाहे चाइना में हो रही हो, हेड ऑफिस जो है सेंट्रलाइज रहेगा, सारी करेंसी का जिम्मा इसी के पास होगा, वो मैनेजमेंट लिक्विडिटी का करेगा। दूसरा तरीका इन्होंने क्या किया कि हेड ऑफिस को सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज किया और एक रीजन को बांट दिया। मान लीजिए जो है जैसे पूरे एशिया को एक जो है ऑफिस जो है वो संभालेगा, पूरे के पूरे यूरोप को एक ऑफिस संभालेगा, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। और तीसरा जो मेथड है फ्रेंड्स, उसमें ये क्या कर रहे हैं, तीसरे मेथड में इन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन तो किया ही है, लेकिन हर एक करेंसी वाला ऑफिस ही जिम्मेदारी संभाल रहा है। कहने मतलब ये हुआ कि जैसे अभी मान लीजिए हमने कहा ना एशिया एक कॉन्टिनेंट जो है, एशिया कॉन्टिनेंट को दूसरी वाले मेथड की बात कर रहा हूँ, दूसरे मेथड में क्या हुआ, एशिया अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया, है ना, उसके बाद में आपका अमेरिका अलग कर दिया इन्होंने, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका सारा मिला करके, है ना, एक में कर दिया, कनाडा वगैरह सारा कुछ इसी में आ जाएगा फ्रेंड्स आपका। तो अब क्या होगा, एशिया में कई तरीके की करेंसी चलती हैं, आपका चाइनीज करेंसी युआन भी चलती है, जापानीज येन भी चलती है, तो ये सारा, तो अब क्या होगा, एशिया में जो एक कोई ऑफिस होगा जिसको ये सभी करेंसी अपने पूरे कंटिनेंट में जितनी भी करेंसी उसको डील करनी पड़ेगी। ओके, तो ये दूसरा मेथड है फ्रेंड्स। ओके, अब इसी में क्या हो कि आप क्या करो, फर्दर बाइफरकेशन करिए और इसको जो है ये कर दीजिए कि जो चाइना की करेंसी है वो चाइना वाला ऑफिस देखेगा, जो जापान की करेंसी है येन वो जापान वाला ऑफिस देखेगा, जो लंदन की करेंसी है वो लंदन वाला ऑफिस देखेगा। तो ये है तीसरा तरीका फ्रेंड्स। इसमें क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हर एक ऑफिस को जो इशू कर रहा है करेंसी को, उसी को ही मैनेजमेंट का जिम्मा दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ट्रेजरर ऑफ टोक्यो ऑफिस, अब जो टोक्यो ऑफिस में हमारा ट्रेजरी डिपार्टमेंट होगा, वो जो भी नॉन जापानीज बैंक है, मतलब हमारे देश का अगर कोई बैंक है मान लीजिए उसने टोक्यो में ऑफिस खोल रखा है, तो वहां पर जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ग्लोबल लिक्विडिटी नीड इन एन के लिए जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसके लिए वो जिम्मेदारी संभालेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि 3 तरीके हैं और हर एक तरीके में ध्यान रखेंगे हम कि इन सभी अप्रोच में प्रोवाइड करते हैं हेड ऑफिस मैनेजमेंट विद द अपॉर्चुनिटी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल वर्ल्ड वाइड लिक्विडिटी। इन तीनों मेथड में, तीनों तरीके आप अपना सकते हैं, लेकिन हर एक तरीके में जो मॉनिटरिंग है उसकी जिम्मेदारी हेड ऑफिस के पास में होती है, मतलब उसके पास में ओवरऑल कंट्रोल जो है वर्ल्ड वाइड लिक्विडिटी का कंट्रोल और मॉनिटरिंग हेड ऑफिस के पास ही रहता है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या समझा कि जो बैंक जो है मल्टीपल करेंसी में अगर डील करते हैं तो उनके मैनेजमेंट को 2 की डिसीजन लेने होते हैं ताकि लिक्विडिटी का क्रंच ना बचे। पहला डिसीजन था जो कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में था कि मैनेजमेंट हम लिक्विडिटी मतलब करेंसी का लिक्विडिटी मैनेजमेंट करेंगे कैसे, तो उसके लिए बैंक जो है 3 मेथड यूज कर सकता है। पहला, कंप्लीटली सेंट्रलाइज कर दिया है लिक्विडिटी मैनेजमेंट को, यानी हर एक करेंसी के लिए हेड ऑफिस ही जिम्मेदार होगा, हर करेंसी के लिए हेड ऑफिस ही रिस्पॉन्सिबल होगा लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। दूसरा तरीका यह हुआ कि आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर जो है एरिया ऑपरेटिंग डिवीजन बना दीजिए, एक पर्टिकुलर डिवीजन, जैसे नॉन यूरोप का मान लीजिए, जैसे कोई लंदन में जो ऑफिस है वो पूरे के पूरे यूरोपियन ऑपरेशन को देखेगा, यूरोप में जितनी भी करेंसी चलती हैं उनकी जिम्मेदारी किसके पास है, लंदन ऑफिस के पास है। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका ये हो गया फ्रेंड्स कि इसमें क्या करेंगे, जो करेंसी जो मतलब जो करेंसी जो ब्रांच या जो ऑफिस इशू करेगा, फॉरेन का जो ऑफिस जिस करेंसी को इशू करेगा वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। अगर जापान में कोई ऑफिस है हमारा, टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में कोई ऑफिस है, अगर वो एन इशू कर रहा है तो एन की जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी वो टोक्यो वाले ऑफिस की होगी। इसी तरीके से जो लंदन में ऑफिस होगा उसकी जिम्मेदारी लंदन में जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड चलता है उसकी जिम्मेदारी संभालेगा। तो इस तरीके से ये 3 तरीके हैं फ्रेंड्स जिसमें हम मतलब लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं। और इन सभी अप्रोच में हेड ऑफिस जो होता है उसको जो है अपॉर्चुनिटी मिली हुई होती है कि वो मैनेजमेंट करे और कंट्रोल करे लिक्विडिटी को वर्ल्ड वाइड। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा डिसीजन जो मैनेजमेंट को लेना होता है फ्रेंड्स वो होता है लिक्विडिटी स्ट्रेटजी फॉर ईच करेंसी। ओके, लिक्विडिटी के लिए मतलब लिक्विडिटी वहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हेड ऑफिस संभालेगा कि पर्टिकुलर ऑफिस संभालेगा, ये चीज़ हमने देखी। अब दूसरा जो मेजर काम होता है, डिसीजन होता है, वो होता है लिक्विडिटी स्ट्रेटजी कि हम हर एक करेंसी के लिए लिक्विडिटी मैनेज कैसे करेंगे। ओके, तो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अ बैंक मस्ट डिसाइड हाउ फॉरेन करेंसी फंडिंग नीड्स विल बी मेट। तो एक अगर मतलब नॉर्मल बिजनेस अगर आप चला रहे हैं तब भी जो है बैंक को ये डिसाइड करना होता है कि फॉरेन करेंसी की जो फंडिंग की नीड है वो कैसे हम मीट करेंगे, ये चीज़ हमें इंश्योर करना होता है। टू व्हाट एक्सटेंट
किस हद तक जो है, फॉर एग्जांपल बिल्ड ए बैंक फंड फॉरेन करेंसी नीड इन डोमेस्टिक करेंसी एंड कन्वर्ट द प्रोसीड ऑफ फॉरेन करेंसी थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और करेंसी स्वैप। तो ये डिसाइड करना होगा बैंक को कि किस हद तक हम जो है फॉरेन जो करेंसी की नीड है, विदेशी करेंसी की जो नीड आ रही है, डॉलर की जो नीड आ रही है, उसको हम डोमेस्टिक करेंसी से पूरा करेंगे। मान लीजिए 2000 डॉलर जो है विड्रॉ होना है, तो उसके बदले में हम यहाँ पर रुपया उतना अरेंज करेंगे और उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर के चेंज करवाएंगे और फिर 2000 डॉलर की पेमेंट करेंगे। तो हम ये काम किस हद तक करेंगे, क्या हम 2000 डॉलर तक करेंगे दिन भर में, 10,000 डॉलर की, 1 लाख डॉलर तक, ये चीज़ हमें इंश्योर करनी होती है, डिसाइड करनी होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में चाहे रुपए को जो है डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए, या करेंसी स्वैप भी यही कॉन्सेप्ट होता है, एक करेंसी को दूसरे करेंसी में बदलना। हाउ विल अ बैंक मैनेज द एसोसिएटेड रिस्क इफ एक्सचेंज रिस्क मार्केट सीज टू बी अवेलेबल। जो भी एक्सचेंज मार्केट में रिस्क होता है फ्रेंड, उसको बैंक कैसे जो है मैनेज करेगा, ये भी बैंक को डिसाइड करना होता है। अ बैंक्स असेसमेंट विल डिपेंड ऑन साइज ऑफ इट्स funding need, it access to foreign currency funding market and its capacity to rely on off balance sheet instrument, example standby line of credit swap facility। अब देखिए, किसी भी बैंक को असेसमेंट करना होगा कि हमें कितना रिस्क हम ले सकते हैं, कितने रुपए को हम जो है डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे तब पेमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें असेसमेंट करता है बैंक। लेकिन वो किन किन बातों पर ये असेसमेंट डिपेंड करेगा, पहला, कितनी फंडिंग की नीड है, जो फंडिंग की नीड है उसका साइज क्या है, क्या हमें 1 लाख डॉलर चाहिए या 1 करोड़ डॉलर चाहिए, कितना चाहिए, वो चीज़ भी देखनी होगी। टू इट्स एक्सेस टू फॉरेन करेंसी फंडिंग मार्केट, साथ साथ क्या बैंक को फॉरेन करेंसी मार्केट की एक्सेस इजीली अवेलेबल है या नहीं है। तीसरा, इट्स कैपेसिटी टू रिलाई ऑन ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट, साथ ही साथ बैंक कितना जो है मतलब कितना रिलाय कर सकता है, कितना भरोसा कर सकता है जो ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका स्टैंड बाई लेटर ऑफ जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया वो भी है, स्टैंड बाई लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, स्वैप फैसिलिटी हो गया, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है, कितना भरोसा, इनके ऊपर कितना हम डिपेंड हो सकते हैं अपनी लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। तो ए बैंक इसके अलावा इतना सब कुछ तो करेंगे, साथ साथ आप बैकअप लिक्विडिटी स्ट्रेटजी भी तैयार करके रखेंगे कि मान लीजिए कभी हालात नॉर्मल ना हो तो उस केस में आप कैसे लिक्विडिटी को मैनेज करेंगे फॉरेन करेंसी में। अ बैंक मस्ट आल्सो डेवलप ए बैकअप लिक्विडिटी स्ट्रेटजी, बैकअप लिक्विडिटी स्ट्रेटजी भी डेवलप करनी पड़ेगी। किन सर्कमस्टेंसेस के लिए, फॉर सर्कमस्टेंसेस इन विच इस नॉर्मल अप्रोच फॉर फंडिंग फॉरेन करेंसी ऑपरेशन इज डिस्टर्ब्ड, जब इसकी नॉर्मल जो जैसा इन्होंने नॉर्मल अप्रोच होती थी, मतलब हमने रुपए दिए और डॉलर मिले और उसको मतलब कस्टमर की हमने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, ये तो नॉर्मल अप्रोच थी। लेकिन मान लीजिए नॉर्मल अप्रोच जो है डिसरप्ट हो जाए तो उस केस में जो है मतलब बैकअप लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी बैंक के पास में होनी चाहिए। सच अ स्ट्रेटजी विल कॉल फॉर ड्राइंग आइदर ऑन होम करेंसी सोर्सेज एंड कन्वर्टिंग देम टू फॉरेन करेंसी थ्रू एक्सचेंज मार्केट और ड्राइंग ए बैकअप सोर्स इन पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी। अब बैकअप के लिए जो स्ट्रेटजी होगी उसमें क्या करना होगा, या तो हम विड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे होम करेंसी को, मतलब जो हमारे पास में रुपए में पैसा अवेलेबल हो सकता है किसी भी सोर्स से, उसको रुपए में अवेलेबल करवा करके और उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाएंगे एक्सचेंज मार्केट का यूज करते हुए। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि हम जो है ड्रॉ करेंगे जो हमारे बैकअप सोर्सेस अवेलेबल हैं फॉरेन करेंसी में ही, मान लीजिए डॉलर में ही हमारे पास बैकअप जो सोर्स अवेलेबल है, कोई एसेट अवेलेबल है या हम कहीं से लोन ले सकते हैं तो उस सोर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरीकों से हम पैसा बैकअप में भी अरेंज करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये इतनी बात यहाँ पर फ्रेंड देखिए क्लियर होती है, पूरा का पूरा ये टॉपिक ही है इसमें। तो ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी में अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो देखिए, फॉरेन करेंसी जब जुड़ जाती है तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी दो कारणों से आती है। पहला कारण होता है कि बैंक जो है विदेशी जो फॉरेन करेंसी की मार्केट उसमें वेल नोन नहीं होते हैं, इसलिए कस्टमर के लिए र्यूमर में और फैक्ट में डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। और वो अगर कोई भी जैसे घोटाले की खबर आती है या फिर कोई फ्रॉड की खबर आती है तो वो क्या करते हैं, डॉलर या फिर यूरो एन जो भी ऑप्शन है वो उसे विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। जब विड्रॉ शुरू कर देंगे तो बैंक के पास में दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है, दूसरी प्रॉब्लम वहीं पर खड़ी होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई डिस्टर्बेंस या फ्रॉड हो जाता है फ्रेंड तो उसमें डोमेस्टिक लिक्विडिटी मैनेज करके ही तो फॉरेन करेंसी अरेंज करनी पड़ेगी ना। तो हो सकता है कि बैंक के पास इतना डोमेस्टिक लिक्विडिटी अवेलेबल ही ना हो कि वो फॉरेन करेंसी की नीड को फुलफिल कर सके। इस केस में बैंक को क्या करना पड़ता है कि अगर कोई बैंक जो है मल्टीपल करेंसी में डील कर रहा है तो उसे दो की डिसीजन लेने होते हैं।
पहला डिसीजन क्या होता है फ्रेंड, पहला की डिसीजन होता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को लेकर के, कि मतलब हम लिक्विडिटी मैनेजमेंट करेंगे कैसे, फॉरेन करेंसी में डीलिंग कैसे होगी। तो उसमें पहला तरीका है फ्रेंड्स, बैंक क्या करेगा, सेंट्रलाइज लिक्विडिटी मैनेजमेंट यूज करेगा, जिसमें हेड ऑफिस रिस्पॉन्सिबल होगा हर एक करेंसी के मैनेजमेंट के लिए। दूसरा तरीका ये होगा फ्रेंड जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन होगा और ऑपरेटिंग डिवीजन जो है जिम्मेदार होगा पर्टिकुलर एक एरिया के लिए, मतलब जो भी जितनी उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी फॉरेन करेंसी हैं उनके मैनेजमेंट के लिए एक ऑफिस जिम्मेदार होगा। जैसे लंदन में हमारे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लंदन का ऑफिस है उसको जिम्मेदारी दे दी गई है कि जितनी भी यूरोपियन ऑपरेशन हो रही हैं, उस जितनी भी करेंसीज यूरोपियन यूनियन में हैं उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लंदन वाली ऑफिस संभालेगा। तो ये दूसरी अप्रोच हो गई। तीसरी अप्रोच होती है फ्रेंड जिसमें क्या होता है कि जो ऑफिस, जो फॉरेन ऑफिस जो करेंसी इशू कर रहा है उसकी जिम्मेदारी उसको दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका ऑफिस मान लीजिए टोक्यो में जो है, उसको जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप एन की पूरी मतलब लिक्विडिटी मैनेजमेंट को देखेंगे, क्योंकि एन जो है टोक्यो में ही इशू किया जा रहा है, टोक्यो ऑफिस द्वारा जापान में। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। और इन तीनों अप्रोचेज में ये बात कॉमन होती है कि हेड ऑफिस को अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो मॉनिटर भी कर सकता है, ओवरऑल कंट्रोल भी उसके हाथ में होता है लिक्विडिटी का। दूसरा डिसीजन होता है फ्रेंड्स कि हम, पहला ये हुआ कि हम लिक्विडिटी को अलग अलग करेंसी में डील करें तो लिक्विडिटी मैनेज कैसे करेंगे। दूसरा कंसर्न हमारा जो होता है वो ये होता है कि हम लिक्विडिटी अरेंज कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में डॉलर में विड्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, तो हम पैसा कैसे अरेंज करेंगे, इसके बारे में होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हाउ फॉरेन करेंसी की फंडिंग हम कैसे मीट करेंगे, ये बैंक को डिसाइड करना होता है। ये भी डिसाइड करना होता है उसी के लिए कि हम किस हद तक जो है बैंक में जो फॉरेन करेंसी के फंड हैं, जो भी फॉरेन करेंसी की नीड है उसको डोमेस्टिक करेंसी लेंगे और उसको जो है फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवा करके, और या करेंसी स्वैप करेंगे या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेचेंगे रुपए को, और डॉलर उसके बदले में जो मिलेगा उससे हम जो है लोन चुकाएंगे या जो भी कस्टमर का पैसा है वो देंगे। लेकिन किस एक्सटेंट तक देंगे ये बात बैंक को डिसाइड करनी होती है। इसके अलावा जो भी रिस्क एसोसिएटेड है एक्सचेंज मार्केट में, हमें पता है कि हर 4 सेकंड में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रेट बदलते रहते हैं, तो जो भी रिस्क एसोसिएटेड हैं उसको भी हम जो है फ्रेंड्स बैंक कैसे मैनेज करेगा ये बात भी बैंक को डिसाइड करनी होती है। अब ये सारे डिसीजन बैंक को करने होते हैं, उसके लिए बैंक को असेसमेंट करना पड़ता है कि हम रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, किस हद तक जो है फॉरेन करेंसी को रुपए से लेकर के डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को वो डिसाइड करता तो है बैंक, लेकिन किन किन बातों को कंसिडर करते हुए, तो ये कंसिडर करता है कि साइज, फंडिंग नीड की साइज कितनी है बैंक के लिए, फॉरेन करेंसी है ना जो मार्केट है उसकी एक्सेस बैंक को अवेलेबल है या नहीं है, साथ ही साथ में क्या बैंक जो है अपने ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट पर रिलाय कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके अलावा बैकअप फैसिलिटी भी, लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी, बैकअप फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए, यानी बैकअप लिक्विडिटी स्ट्रेटजी भी बैंक के पास अवेलेबल होनी चाहिए। मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किसी दिन नहीं चल रही है, फिर भी डॉलर की पेमेंट करनी है, तो उस केस में बैंक क्या कर सकता है। तो उस केस में मान लीजिए, मतलब ये मैं एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, तो बैंक को क्या करना होगा, बैकअप के लिए मान लीजिए अगर मेन में पैसा नहीं है तो बैंक क्या करेगा, जो होम की करेंसी है उसके सोर्सेज को यूज करेगा और उसे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाएगा और फिर पेमेंट करेगा। अब इसके लिए एक्सचेंज मार्केट का यूज करेगा, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो उसके विदेशी करेंसी में ही अगर कोई बैकअप का सोर्स अवेलेबल है तो उसको भी बैंक यूज कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका पहला टॉपिक, यहाँ पर हमारा कवर हो गया है। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए पहला जो टॉपिक था कि स्ट्रक्चर तैयार करना होता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट का, वो हमने खत्म कर दिया है। अब हम दूसरा टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स की टॉलरेंस लेवल और लिमिट जो है लिक्विडिटी रिस्क की सेट करनी होती है बैंकों को। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, इसमें हम बस केवल इतनी बात करेंगे कि बैंकों को हर एक चीज़ के लिए एक लिमिट सेट करनी पड़ती है कि जैसे मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि हमने इंडिविजुअल कस्टमर के लिए लिमिट सेट कर रखी है कि जो भी हमारा कैपिटल है उसका 20% से ज़्यादा किसी इंडिविजुअल को लोन नहीं देंगे, वो भले ही अंबानी हो या कोई भी हो। तो इसका मतलब ये हो कि बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो किसी इंडिविजुअल कस्टमर को बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का उधार दे सकता है, लोन दे सकता है। ओके, तो ये हो गया, हमने एक लिमिट सेट कर दी, हम 20 रुपये से ज़्यादा किसी को नहीं देंगे। क्योंकि अगर क्रेडिट कंसेंट, अब इससे अगर ऐसा नहीं करते हैं, दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए किसी आपने ये सेट किया है कि रियल इस्टेट में हम 15% मैक्सिमम एक्सपोजर लेंगे, किसी एक कंपनी को हम ज़्यादा से ज़्यादा 15% अपने कैपिटल का लोन दे सकते हैं। तो अगर बैंक के पास 100 रुपये है, बैंक ने उठा करके 15 रुपये दे दिए तो उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बैंक मान लीजिए लिमिट ना सेट करे और 100 रुपये में से किसी
रियल इस्टेट कंपनी को 80 रुपये अगर दे दे और ये अगर रियल इस्टेट कंपनी डूब जाए, दिवालिया हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, तो बैंक के 100 में से 80 रुपये ऐसे ही चले जाते हैं, सिर्फ 20 रुपये बचते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसीलिए बैंक क्या करता है, लिमिट सेट करके रखता है, टॉलरेंस लेवल सेट करके रखता है। तो उसी के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, बैंक मैनेजमेंट शुड सेट लिमिट टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड दीज लिमिट शुड बी रिव्यूड बाय सुपरवाइजर्स। बैंकों को क्या करना है, बैंक के मैनेजमेंट को चाहिए कि वो लिमिट सेट करें लिक्विडिटी के लिए। इंश्योर मतलब लिक्विडिटी को अगर इंश्योर करना है कि हमारे पास रहे, तो बैंकों को लिमिट्स, बैंक मैनेजमेंट को लिमिट सेट करनी चाहिए। और ये जो लिमिट सेट की जाएगी बैंकों के द्वारा, इसे जो है सुपरवाइजर्स द्वारा रिव्यू किया जाना चाहिए। सुपरवाइजर का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी वगैरह है। ओके, या फिर अल्टरनेटिवली दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सुपरवाइजर ही लिमिट सेट कर दे बैंकों के लिए। दूसरा तरीका हो सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही खुद गाइडलाइन ला दे कि आप फॉर मतलब डॉलर में इतने मैक्सिमम एक्सपोजर ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब हमें लिमिट सेट करनी है, किन किन चीज़ों पर लिमिट सेट करनी है उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। लिमिट कुड बी सेट ऑन द फॉलोइंग, लिमिट सेट होनी चाहिए किस पर, द क्युमुलेटिव कैश फ्लो मिसमैच, दैट इज द क्युमुलेटिव नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल लायबिलिटी ओवर पर्टिकुलर पीरियड, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फोरनाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्युमुलेटिव कैश फ्लो मिसमैच पर हम एक लिमिट सेट करेंगे। मतलब कहने का कि कैश फ्लो मिसमैच मतलब कितना इन हुआ कैश और कितना आउट हुआ कैश, उसका जो गैप होता है फ्रेंड्स या मिसमैच होता है, उस पर एक लिमिट सेट करके हमें रखनी होगी। कहने मतलब ये हुआ कि मान लीजिए बैंक के पास में 200 रुपये आ रहे हैं और 400 रुपये जा रहे हैं, तो ये मतलब माइनस में 200 बैंक जा रहा है, तो ये सही नहीं होगा। तो बैंक को लिमिट सेट करके रखनी होगी कि हम मैक्सिमम ये गैप जो है मैक्सिमम कितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसकी लिमिट सेट करनी होगी। और लिमिट जो सेट करेंगे वो भी पर्टिकुलर पीरियड रीसेट करिए, मतलब अगले दिन के लिए भी आप सेट करिए, नेक्स्ट वीक में कितना आप जो है ये मिसमैच बर्दाश्त कर सकते हैं उसका भी, फोरनाइट में, इस नेक्स्ट ईयर तक ये भी सारा आपको लिमिट सेट करनी होती है। These mismatch should be calculated by taking a conservative view of marketability of liquid assets। अब जब आप ये जो मिसमैच की लिमिट सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओके, तो उस समय ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको कंजर्वेटिव व्यू लेना है, मतलब कंजूसी वाला व्यू कह दीजिए एक तरीके से, कि मतलब हम ऐसे नहीं सोचेंगे, मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है तो हम ये मानकर चलेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये मिलेंगे। हमें ओपन मतलब बहुत अच्छे माइंड से नहीं सोचना है, ये नहीं कि नहीं इसमें हम बेचेंगे तो 90 रुपये मिल जाएंगे, नहीं, हमें कंजर्वेटिव रहना है, थोड़ा सा रूढ़वादी बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव थॉट के ही साथ चलना होगा फ्रेंड्स। ओके, कंजर्वेटिव व्यू ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ लिक्विड एसेट, तो भले ही आपको लगता है कि हमारा जो एसेट है लिक्विड है, लेकिन आपको उसकी मार्केटेबिलिटी पर कंजर्वेटिव व्यू ही रखना। आप यही मानकर चलोगे कि इतनी आसानी से नहीं बिकेगा, विथ अ डिस्काउंट टू कवर प्राइस वॉलेटिलिटी। डिस्काउंट तो आपको ध्यान ही रखना होगा कि भाई 100 रुपये का कोई लिक्विड एसेट है आपका, तो हम यही मानकर चल रहे हैं ना कि हमें इस पर 100 रुपये नहीं मिलेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये मिलेंगे, ये हमारा कंजर्वेटिव व्यू है। ओके, उसके बाद में लिक्विड एसेट एज परसेंटेज ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जो लिक्विड एसेट हैं फ्रेंड्स आपके, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का कितना परसेंट तक आप जो है रखोगे उसकी लिमिट सेट करनी होगी। देखिए, जो ध्यान रख पाइएगा उतना ध्यान रखिएगा, नहीं ध्यान रख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, इनमें बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं हैं। द एसेट इंक्लूड इन दिस कैटेगरी शुड बी दोज व्हिच आर हाईली लिक्विड। ठीक है, अब जब आप ये सेट कर रहे हैं कि लिक्विड एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का कितना परसेंटेज होगा, मान लीजिए आपने सेट कर दिया 15%, 20% सेट कर दिया कि जो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है उसका 25% तक हम लिक्विड एसेट हमारे पास जरूर से जरूर होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे इसमें लिक्विड एसेट में किसको इंक्लूड करेंगे, जो हाईली लिक्विड एसेट हैं, यानी जिनको जल्दी से जल्दी आप जो है बेच सकते हैं उन्हें ही रखिएगा, या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेचने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाई लिक्विड एसेट वो एसेट होंगे फ्रेंड जिनको इजीली आप कैश में कन्वर्ट करवा सकें। ओनली दोज एसेट व्हिच आर जस्ट टू हैविंग अ रेडी मार्केट इवन इन द पीरियड ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस वाली मार्केट चल रही है, मार्केट में दबाव बना हुआ है, उसके बावजूद भी अगर कोई एसेट है जो कि आसानी से जो है मार्केट में सेल आउट किया जा सकता है, तो उसे ही फ्रेंड्स हम हाईली लिक्विड एसेट कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसके अलावा अ लिमिट ऑन लोन टू डिपॉजिट रेशियो, लोन टू डिपॉजिट रेशियो पर भी हम लिमिट सेट करेंगे, लोन टू कैपिटल रेशियो पर भी हम लिमिट सेट करेंगे। अ जनरल लिमिट ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एंटिसिपेटेड फंडिंग नीड एंड अवेलेबल सोर्सेज टू मीट दीज फंडिंग नीड्स, एक जनरल लिमिट हम सेट करेंगे किसके बीच में, कितनी फंडिंग की नीड है हमें और कितने उसके लिए अवेलेबल सोर्सेस हैं, उसकी भी एक लिमिट सेट करनी होगी। फ्लेक्सिबल लिमिट ऑन परसेंटेज रिलायंस ऑन द पर्टिकुलर लायबिलिटी कैटेगरी। ओके, तो
हमें जो एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी की कैटेगरी होगी, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ओके, सीडी जो होती है आपके फ्रेंड्स, ओके, एंड हाई कास्ट डिपॉजिट शुड नॉट अकाउंट फॉर मोर देन सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल लाइबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है या हाई कास्ट डिपॉजिट है आपके पास में, तो वो एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल लाइबिलिटी का, हमें ये बात इंश्योर करनी चाहिए। इसीलिए फ्लेक्सिबल लिमिट होनी चाहिए, परसेंटेज रिलायंस ऑन पर्टिकुलर लाइबिलिटी कैटेगरी। किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी की जो कैटेगरी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलायंस नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। लिमिट्स ऑन डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर और मार्केट सेगमेंट फॉर फंड्स इन लिक्विडिटी पोजीशन कैलकुलेशन। तो हमें इंडिविजुअल कस्टमर पे डिपेंडेंस की लिमिट सेट करनी होगी कि हम मैक्सिमम कितना जो है एक कस्टमर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए डिपॉजिट भी मिलना है तो भी उस केस में, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है मार्केट सेगमेंट है तो उस पर भी जो है हम लिक्विडिटी के लिए कितना डिपेंड कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हमें लिमिट सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। फ्लेक्सिबल लिमिट ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइबिलिटीज। जो डिफरेंट कैटेगरी की जो लाइबिलिटीज हैं फ्रेंड्स, उनकी एवरेज मेच्योरिटी का मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट भी हम सेट करके रखते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर इतनी सारी लिमिट्स हैं फ्रेंड्स, आपका क्लियर हो गया होगा कि टॉलरेंस लिमिट में क्या बात हो रही है। अगर आपको लिक्विडिटी रिस्क मैनेज करना है तो आपको क्या करने की जरूरत है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बैंक के जो मैनेजमेंट है उसको जो है लिक्विडिटी की इंश्योर करने के लिए लिमिट सेट करनी पड़ती है। कौन कौन सी लिमिट सेट करनी है वो हम यहाँ पर नीचे बात करेंगे, और ये लिमिट जो है सुपरवाइजर द्वारा रिव्यू की जाती है, या दूसरा तरीका है बैंक लिमिट ना सेट करे बल्कि सुपरवाइजर ही आपके लिए लिमिट सेट करके दे सकता है। अब किन किन चीज़ों पर हम लिमिट सेट करेंगे, पहला तो ये जो कैश फ्लो का मिसमैच है, इन और आउट जो कैश फ्लो है उसके मिसमैच को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम मतलब उसकी लिमिट सेट कर देते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका लिक्विड एसेट एज ए परसेंटेज ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, कितना हो सकता है उसकी भी हम लिमिट सेट करेंगे फ्रेंड्स, ओके। फिर लोन टू डिपॉजिट रेशियो की लिमिट, उसके बाद लोन टू कैपिटल रेशियो की लिमिट, जो एंटीसिपेटेड फंडिंग नीड है उसकी, और अवेलेबल सोर्सेस क्या अवेलेबल है हमारे पास में फंड को मीट करने के लिए उसकी जो है एक लिमिट हम सेट करके रखते हैं। किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी कैटेगरी में कितना परसेंटेज हम रिलायंस कर सकते हैं, कितना परसेंट हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी बैंक में सीडी है तो सीडी मान लीजिए 100 रुपए की टोटल लाइबिलिटी है, तो उसमें से हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या हाई कॉस्ट डिपॉजिट मैक्सिमम इस 100 रुपए की लाइबिलिटी में मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसकी हमें लिमिट सेट करने की ज़रूरत होती है। किसी इंडिविजुअल कस्टमर पर हम मैक्सिमम कितनी डिपेंडेंस रख सकते हैं उसकी भी लिमिट सेट करनी होती है। किसी पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में भी यही बात लागू होती है फ्रेंड्स, ओके। अब यहाँ पर एक दो एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल फॉर सेटिंग टॉलरेंस लेवल फॉर द बैंक, बैंक में अगर टॉलरेंस लेवल सेट किया जा रहा है तो उसकी एग्जांपल, टू मैनेज द मिसमैच लेवल सो एज टू अवॉइड वाइड लिक्विडिटी गैप, ठीक है। तो लिक्विडिटी गैप को जो लिक्विडिटी गैप है फ्रेंड्स उसको जो है मिसमैच को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, द रेजिडुअल मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी विल बी सच दैट मिसमैच लेवल फॉर टाइम बकेट ऑफ 1 से 14 दिन 15 से 28 डे रिमेन्स अराउंड 80% कैश आउटफ्लो इन ईच टाइम बकेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे बैंकों के पास में एसेट भी होगा जो कि 1 से 14 दिन के लिए होगा, एसेट भी होगा और लाइबिलिटी भी होगी, ओके। तो इनके बीच में जो मिसमैच है फ्रेंड्स, एसेट और लाइबिलिटी के बीच में जो 1 से 14 दिन का क्या मतलब है, जो एसेट 1 से 14 दिन में मेच्योर होंगे या जो लाइबिलिटी 1 से 14 दिन में मेच्योर होगी, वो होता है 1 से 14 दिन वाला। तो जो एसेट है फ्रेंड्स और जो लाइबिलिटी है उनके बीच में मिसमैच है। मान लीजिए 100 रुपए का एसेट है और 80 रुपए की लाइबिलिटी है, इसका मतलब बैंक के पास 20 रुपए एक्सेस है। अब केस ऐसा भी हो सकता है कि 80 रुपए का एसेट हो और 100 रुपए की लाइबिलिटी हो बैंक के ऊपर, तो 20 रुपए का माइनस चल रहा है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन है, मतलब एसेट और लाइबिलिटी के बीच में जो मिसमैच है वो 80% कैश आउटफ्लो के बराबर होनी चाहिए, यानी जितना भी कैश आउटफ्लो होना है उसके 80% ही होना चाहिए। क्या ये जो मिसमैच है एसेट लाइबिलिटी का, हर एक टाइम बकेट के लिए जो भी कैश बाहर जाएगा, कैश आउटफ्लो है ना, अराउंड 80% कैश आउटफ्लो के बराबर होना चाहिए, जो भी यहाँ पर मेच्योरिटी मिसमैच हो रहा है। उसके बाद में टू मैनेज लिक्विडिटी एंड रिमेन सॉल्वेंट बाई मेंटेनिंग शॉर्ट टर्म क्युमुलेटिव गैप अप टू 1 ईयर, यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी माइनस शॉर्ट टर्म एसेट एट 15% ऑफ टोटल आउटफ्लो ऑफ द फंड। यानी अब यहाँ पर देखिए 1 से 14 दिन के लिए और 15 से 28 दिन के लिए अगर कैश हम जो ये मिसमैच की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी गैप की बात कर रहे हैं, वो 80% होना चाहिए किसका, कैश इन आउटफ्लो का।
जबकि अगर इसी जगह पर हम 1 साल की ले लेंगे फ्रेंड्स, ओके, अगर हम 1 साल के लिए ये चीज़ लें, ये जो मैच्योरिटी बकेट है वो ये तो केवल 1 से 14 दिन और 15 से 28 दिन था, लेकिन यहाँ पर अगर 1 साल की ले लें, यानी 1 साल में जितने एसेट मैच्योर होने वाले हैं माइनस उसमें से करिए 1 साल में जितनी लायबिलिटी आपकी मैच्योर होने वाली, इनका जो गैप होगा फ्रेंड्स वो कितना होना चाहिए, जो भी आउटफ्लो है, टोटल आउटफ्लो ऑफ फंड है उसका 15% होना चाहिए, जितना भी कैश का आउटफ्लो है उसका 15% होना चाहिए। उसके बाद में बैंक शुड एनालाइज द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेस सिनेरियो ऑन देयर लिक्विडिटी पोजीशन एंड सेट देयर लिमिट अकॉर्डिंगली। तो बैंकों को क्या करना की जरूरत है कि जो डिफरेंट स्ट्रेस सिनेरियो होंगे फ्रेंड्स, उनके इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या असर आएगा, उसको एनालाइज करे बैंक को चाहिए, और साथ ही साथ में लिमिट को सेट करें उसी के हिसाब से, ओके। तो बैंक के ऊपर जब स्ट्रेस पड़ेगा तो उस केस में डिफरेंट स्ट्रेस सिनेरियो में हमारी लिक्विडिटी पर, बैंक की लिक्विडिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी लिक्विडिटी पोजीशन पर क्या इफेक्ट आएगा, उस चीज़ को हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, और उसी हिसाब से बैंकों को लिमिट सेट करने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, ओके। तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। देखिए, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स थे। एक तो स्ट्रक्चर डेवलप करना था, दूसरा टॉलरेंस लेवल सेट करना था, और तीसरा मेजरिंग एंड मैनेजमेंट लिक्विडिटी रिस्क था। इसमें से 2 टॉपिक हमने अब तक निपटा दिए हैं फ्रेंड्स। अब ये तीसरा टॉपिक है हमारा मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।